हेलो स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्वेश्चन बैंक का, मुंबई यूनिवर्सिटी का, एमकॉम सेमेस्टर 4। ओके, सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम प्रॉब्लम नंबर 22 देखने वाले, ये पार्ट 7 है। ओके, ऑलरेडी हमने 6 प्रॉब्लम कवर कर लिए हैं। एक्चुअली क्वेश्चन बैंक में टोटल 21 प्रॉब्लम है, तो उसमें से हमने 6 प्रॉब्लम ऑलरेडी कवर कर लिए। ये 7 नंबर प्रॉब्लम है और इसका टॉपिक है रिसीवेबल मैनेजमेंट। ओके, ये रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उस पर ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है ये। ओके, अब यहाँ पर हमें जो क्रेडिट पॉलिसी है वो हमें देखने की। एक्चुअली अ फर्म इज कंसिडरिंग पुशिंग अप इट्स सेल्स बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कस्टमर। ओके, कस्टमर एक्स, एक फर्स्ट एक्स कैटेगरी वाला कस्टमर है विथ 50% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। ओके, 15% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। 15% मतलब ये जो दिया हुआ है ये बैड डेब्ट परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, तो इसका कस्टमर को हम गुड्स सेल करेंगे तो 15% चांसेस है कि हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगा। ओके, और दूसरा दिया है एंड कस्टमर वाई विथ 30% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब यहाँ पर 30% बैड डेब्ट परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, तो दो टाइप्स ऑफ कस्टमर है, तो हमें वो इवेल्युएट करने का है कि कौन से कस्टमर को हमें गुड्स सेल करने का है और नहीं करने का है। ओके, द इंक्रीमेंटल सेल्स एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ कैटेगरी एक्स आर 60,000। ओके, तो ये सेल दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल सेल से एक्स कस्टमर को 60,000 है, वाइल इन केस ऑफ कैटेगरी वाई दे आर 75,000। ओके, तो ये सेल्स दिया हुआ है 60,000 एंड 75,000। द वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑन सेल, वाइल द कलेक्शन कॉस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 4% इन केस ऑफ कैटेगरी एक्स एंड 10% ऑफ सेल्स इन केस ऑफ कैटेगरी वाई। Okay, you are required to advise the firm about extending credit facility to each of the above category of customer. Okay, तो दोनों कैटेगरी को कस्टमर का हम प्रॉफिट निकालेंगे कि हम इनको गुड सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, और कभी प्रॉफिटेबल जो कस्टमर रहेगा उनको हम गुड सेल करेंगे, और जिसको लॉस होगा सेल करके तो उनको हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो बैड डेब्ट्स परसेंटेज है वो बैड डेब्ट्स भी कंसिडर करेंगे, रिकवरेबल कॉस्ट जो है कलेक्शन कॉस्ट है वो भी कंसिडर करेंगे, और इसके हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है, ये फॉर्मेट अभी सभी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई होने वाला है जो रिसीवेबल मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी मैंने 21 या ये देखेंगे तो 26 27 एंट्री है, लेकिन 26 27 में से खाली 8 9 एंट्री भी हो कर कर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो सकता है। मतलब अभी करंट प्रॉब्लम में यूनिट नहीं दिया है, तो यूनिट के रिक्वायर्ड नहीं थे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, प्राइस पर यूनिट दिया नहीं है यहाँ पर, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया नहीं है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी करंट प्रॉब्लम में। जो करंट प्रॉब्लम में जो एप्लीकेबल रहेगा वही हम मेंशन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना जरूरी है। पहले हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे, और अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए ये आप कभी फॉर्मेट देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, ये सिंपल एक्चुअली फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। ये हमने पहले मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, उसके बाद में हम बैड डेब्ट्स कंसिडर करेंगे, मतलब बैड डेब्ट्स के परसेंटेज के हिसाब से हम बैड डेब्ट्स निकालेंगे। ओके, और उसके बाद में हम कलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं तो कैश डिस्काउंट जो कुछ भी रहेगा वो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस करके कंसिडर करेंगे, और उसके बाद में हम प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स फाइंड आउट करेंगे। कभी टैक्स दिया रहेगा प्रॉब्लम में तो टैक्स निकाल के रखेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे, मतलब टैक्स परसेंटेज। उसके बाद में टैक्स रुपीज़ में निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ये परसेंटेज अप्लाई करके हम रुपीज़ में टैक्स निकालेंगे। उसके बाद में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ओके, और उसके बाद में हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे। ओके, एक्सपेक्टेड कॉस्ट में हमें क्या क्या निकालने का है, ये एक्चुअली ये सभी चीज़ें है ना, ये कंपलसरी हमें लिखना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। ओके, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली यहाँ पर दो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में खाली एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे, मतलब पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 7, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये दोनों का टोटल करके हम इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कंसिडर करेंगे। नहीं तो पॉइंट नंबर 3 मतलब सेल्स, ये सेल्स है वो कंसिडर करेंगे। ओके, दोनों में से जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे। नॉर्मली हम कॉस्ट कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट का टोटल करके इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कंसिडर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में कभी दिया रहेगा कि हम सेल्स कंसिडर करो, तो हम सेल्स कंसिडर करेंगे। ओके,
तो इसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल मेंशन करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर, मतलब 12 मंथ्स रहेगा, नहीं तो 360, 365, 366 डेज रहेगा। तो प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कभी क्रेडिट पीरियड इन मंथ दिया रहेगा तो यहाँ पर 12 मंथ्स कंसिडर करेंगे। कभी क्रेडिट पीरियड इन डेज में दिया रहेगा तो हम डेज कंसिडर करेंगे। और डेज भी कितने रहेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे वो मतलब प्रॉब्लम में दिए रहेंगे। 366 कंसिडर करो, वो 360 कंसिडर करो, 365 कंसिडर करो। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर डेज मेंशन करेंगे। टोटल ईयर में कितने डेज है और मंथ है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और क्रेडिट पीरियड कितना दिया हुआ है ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद में हम एवरेज डेटर्स हम फाइंड आउट करेंगे। एवरेज डेटर्स के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय डेज और मंथ इन ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड। ओके, ये मल्टीप्लाई करके हमें एवरेज डेटर्स निकलेंगे। उसके बाद में हमें प्रॉब्लम में कॉस्ट परसेंटेज दिया रहता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी कितनी है। मतलब ये जो अमाउंट है ये इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल में हमने इन्वेस्ट कर दी है, लेकिन वो कभी बाहर कभी दूसरे चीज़ में कभी आप इन्वेस्ट करते थे तो कितना हमें प्रॉफिट निकल सकता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें दिए रहते हैं, मतलब 20%, 15%, जो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो हम कॉस्ट करके यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे। ओके, और कॉस्ट परसेंटेज जो दिया रहेगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, और एवरेज डेटर इंटू कॉस्ट परसेंटेज करके हम कॉस्ट निकाल लेंगे। ओके, तो इसके बाद में ए माइनस बी कर देंगे, मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट, ये जो रहेगा माइनस करके हम नेट बेनिफिट यहाँ पर निकालेंगे। ओके, और नेट बेनिफिट यहाँ पर निकालने के बाद हम वो इवेल्युएट करेंगे। ये यहाँ पर हम प्रेजेंट पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यहाँ पर न्यू पॉलिसी का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और उसमें से जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर निकालेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। ओके, लेकिन अभी करंट जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट पॉलिसी और ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पर मैं प्रॉब्लम नंबर अभी 22 सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स और वाई आएगा। ओके, यहाँ पर दो कस्टमर है एक्स और वाई, तो हम ये दोनों का निकालेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट पॉलिसी और प्रीवियस पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं है, न्यू पॉलिसी ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें दो कस्टमर का हमें इवेल्युएट करने का है, एक्स और वाई का। ओके, तो यहाँ पर एक्स और वाई लिख रहा हूँ। ओके, अभी देखते हैं अभी प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है। पहले सेल्स दिया है, तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये बैड डेट्स का परसेंटेज है, तो मैं वहाँ पर सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये बैड डेट्स परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ये देखिए, बैड डेट्स परसेंटेज ऑन सेल्स 15% है, और इसके कितने परसेंट है, 30% है। ओके, नेक्स्ट देखो, सेल्स दिया हुआ है ये 60,000 है और 75,000 है। ओके, तो सेल्स से स्टार्ट कर दे, ये अभी ये दोनों दिया नहीं है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये दिया नहीं है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है डायरेक्टली, ये एक्स का सेल्स कितना है, 60,000 है, वाई का सेल्स कितना है, 75,000 है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया नहीं है तो ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और ये जो मैंने लिखा है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मेट में दिया है इसकी वजह से मैंने लिखा था एक्चुअली। ये 60% है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% है, तो 60% ऑन कितना है, सेल्स रहेगा, तो इंटू 60 डिवाइड बाय 100। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 36,000। ये भी सेम फॉर्मूला आएगा, 75,000 के 60% कितना आएगा, 75,000 आएगा, 45,000 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। ओके, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 60,000 माइनस 36,000, तो 24,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और यहाँ पर 75,000 माइनस 45,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 30,000। ओके, फिक्स कॉस्ट करंट प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो हम इग्नोर करेंगे। ओके, दिया नहीं है हमें करंट प्रॉब्लम में, देखिए फिक्स कॉस्ट कहाँ पर है क्या प्रॉब्लम में, तो नहीं है प्रॉब्लम में, तो फिक्स कॉस्ट हम इग्नोर करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओके, कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सेम है एक्चुअली। ओके, कितना है, 24,000 एंड 30,000। नेक्स्ट बैड डेप्स परसेंटेज दिया हुआ है 15% और 30%, तो उसके हिसाब से हम बैड डेप्स कितना है वो निकालेंगे। ये बैड डेप्स परसेंटेज ऑन सेल रहता है, तो सेल कितना है, 60,000 इंटू बैड डेप्स परसेंटेज कितने हैं, 15%। ओके, तो 9,000 बैड डेप्स आएंगे, और यहाँ पर बैड डेप्स कितने आएंगे, 75,000 इंटू 30%।
ओके, तो यहाँ पर बैड डेट्स आएंगे 22,500। ओके, अभी ये जो ओके ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस कौन सी हम एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे? कभी कैश डिस्काउंट रहेगा, कलेक्शन चार्जेस रहेंगे, मतलब ये जो हम सेल्स कर रहे हैं वो रिकवर करने के लिए जितना हमें एक्सपेंसेस लगेगा, ये एक्सपेंसेस यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। मतलब हम कैश कैश डिस्काउंट यहाँ पर क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि अर्ली अमाउंट रिसीव हो, इसकी वजह से हम कैश डिस्काउंट देते हैं। मतलब नॉर्मली वो कस्टमर कभी समझो 20 दिन में अमाउंट पे कर रहा है, लेकिन हमने बोला कभी आप 10 दिन में अमाउंट पे करोगे तो हम 2% आपको डिस्काउंट देंगे, मतलब ये कलेक्शन चार्जेस है। ओके, वो जो कैश डिस्काउंट है वो अर्ली पेमेंट के लिए, अर्ली अमाउंट रिसीव होने के लिए हम वो पेमेंट मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब वो एक्सपेंसेस हो रहा है कैश डिस्काउंट, वो भी हमारा कलेक्शन एक्सपेंसेस है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर कैश डिस्काउंट, कलेक्शन चार्जेस जो भी रहेगा, ये एक्सपेंसेस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, देखो कलेक्शन चार्जेस कितना दिया हुआ है, इन केस ऑफ कस्टमर एक्स 4% है। ओके, वाइल द कलेक्शन कॉस्ट अमाउंट टू 4% इन केस ऑफ कैटेगरी एक्स एंड 10% ऑफ सेल्स इन केस ऑफ कैटेगरी वाई। ओके, तो ये कलेक्शन चार्जेस हमारा कितना है? 4% एंड 10% है। कस्टमर वाई एक्स के लिए कितना है? 4% है, तो 4% ऑन सेल्स इंटू 4 डिवाइड बाय 100। तो कलेक्शन चार्जेस इसके लिए कितना रहेगा? एक्स के लिए 2400 और वाई के लिए 10% है, 10% ऑन सेल्स। ओके, तो आएगा 7500। ओके, तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ पर टैक्स नहीं है करंट प्रॉब्लम में। ओके, करंट प्रॉब्लम में टैक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा? देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो कंट्रीब्यूशन है माइनस बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस माइनस अदर एक्सपेंसेस, कलेक्शन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, क्या क्या हम किया हमने? ये 30,000 कंट्रीब्यूशन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस माइनस अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट नील आ रहा है, वाई के केस में प्रॉफिट नील आ रहा है, और एक्स के केस में प्रॉफिट आ रहा है 12,600 रुपीज़। ओके, एक्स के केस में प्रॉफिट आ रहा है 12,600 रुपीज़, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है नील। ओके, तो अभी नील आ रहा है, मतलब हम ये सेकंड वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो हम कस्टमर वाई को हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम कभी उनको हम जब भी सेल भी करते तो भी हमारा प्रॉफिट नील आ रहा है। ओके, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? हम खाली सेल किसको करेंगे? एक्स को ही सेल करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में एक्सटेंड क्रेडिट टू एक्स, प्रॉफिट रुपीज़ कितना आ रहा है? 12,600, अवॉइड क्रेडिट टू द वाई, प्रॉफिट नील। ओके, तो इस हिसाब से हम खाली नोट लिखेंगे वहाँ पर। ओके, इस प्रकार से हम नोट लिखेंगे कि हम खाली सेल हम किसको करेंगे? एक्स को सेल करेंगे, क्योंकि एक्स को सेल करने के बाद हमारा 12,500 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है, और हम वाई को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेल करने के बाद भी हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ओके, एक्चुअली छोटा सा प्रॉब्लम था, एक्चुअली ये सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम खाली नोट लिखेंगे, सेम नोट, ये ऐसे ही नोट रहेगा एक्चुअली। ओके, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 22। एकदम सिंपल था एक्चुअली, डिटेल में उसमें एक्चुअली नहीं है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे एक्चुअली, ये क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर एक्चुअली रिसीवेबल मैनेजमेंट में, उसमें मेरे पूरा डिटेल रहेगा। ओके, तो उसमें आपको ज़्यादा पता, मतलब ज़्यादा एक्चुअली आपको कैसे सॉल्व कर दे वो पता चलेगा। लेकिन ये भी प्रॉब्लम हमारा एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है प्रॉब्लम है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।